नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएचएल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आनंद। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे आरबीआई एक्ट 1934 में जो आया था उसके बारे में पढ़ेंगे। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। उसमें आपको डेली एडिटोरियल पीडीएफ ये सब मिल जाते हैं, तो उसको आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो जाकर के। और चलिए, बहुत दिन हो गई थी वीडियो नहीं बना पाए थे, बट अब फिर से शुरुआत करते हैं। ओके। और बीच में यदि कभी कोई एक दो पेपर रहता है तो फिर उसके लिए थोड़ा सा होता है कि बीच में थोड़ा सा वीडियो पॉज हो जाती है, नहीं बना पाता हूँ मैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिलहाल अभी जो है, जैसे अभी आगे का एग्जाम आरबीआई ग्रेड बी का है, तो उसको मैं दे दूंगा, तो उसमें भी हो सकता है कि 2-4 दिन तो उसमें डिस्टर्ब रहे, फिर लेकिन उसके बाद फिर पूरा फ्लो में रहेगा। ओके। और डेली वीडियो आते रहेंगे, चाहे वो क्वांट की वजह से मैंने बताया भी था पहले कि मेंस का क्वांट वगैरह रीजनिंग वगैरह स्टार्ट करूंगा, तो ऑब्वियसली वो आरबीआई ग्रेड बी के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा वो सब सारी चीज़ें। ठीक है। ये आरबीआई एक्ट है 1934। ये क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, वो सारी चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये जो है आरबीआई एक्ट जो 1934, इसके अकॉर्डिंग ये जो 1934 में आया आरबीआई एक्ट, इसके बाद ही मतलब कि आपका आरबीआई की स्थापना हुई थी। ओके। तो आरबीआई जो मतलब कि एक एस्टेब्लिशमेंट डे है आरबीआई का, वो 1 अप्रैल 1935 है। ओके। और इसको ये जो आरबीआई बना, इसका सेटअप कौन किया था? हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा हुआ था। ओके। उस टाइम आरबीआई था, जिस टाइम सेटअप हुआ था आरबीआई, उस टाइम ये क्या था? एक प्राइवेट बैंक था। ओके। ये क्या था? एक प्राइवेट बैंक था। देखो, आरबीआई शुरू में जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, तो ये एक प्राइवेट बैंक था आरबीआई। ठीक है। और इसके गवर्नर जो थे, इसके जो पहले गवर्नर थे, इसके जो पहले गवर्नर थे, वो क्या नाम था उसका? सर ऑसबोर्न। OSBOR, ऑसबोर्न स्मिथ। ओके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था उस टाइम में? कलकत्ता में था। उस टाइम कलकत्ता, कलकत्ता। ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ, ये शिफ्ट हो गया कहाँ पे? मुंबई में। अभी कहाँ है हेड, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। ये कब शिफ्ट हुआ था? 1937 में यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ओके। और बस इतना ही था इसमें। और ये तो हो गया कि आपका जो फर्स्ट गवर्नर, यदि पूछ दिया कोई आपसे कि आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो सर ऑसबोर्न, ऑसबोर्न स्मिथ था। ठीक है। लेकिन यदि कोई पूछ दिया फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था, देखो कोई यदि पूछ दिया आपको फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था, तो वो थे सीडी देशमुख। ठीक है। सीडी, MU सीडी देशमुख थे। ओके। पहला गवर्नर यदि पूछेगा इंडियन वाले, इंडियन फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था आरबीआई का, तो सीडी देशमुख था। और यदि पूछेगा कि सिर्फ गवर्नर, पहला गवर्नर कौन था ओनली, सिर्फ गवर्नर पूछेगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई पूछेगा तो सर ऑस्ब्रोन स्मिथ हो जाएगा। और यदि फर्स्ट इंडियन गवर्नर गवर्नर पूछेगा आपसे तो सीडी देशमुख हो। ओके। तो ये याद रखिएगा आपको, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, अब आरबीआई के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे हम। ठीक है। आरबीआई जो है, ये इंडियन सेंट्रल बैंक कब बना, ये सभी जानना जरूरी है। इंडियन, चलो कैपिटल में लिखता हूँ, आपको भी समझ में आएगा। इंडियन सेंट्रल बैंक कब बना था? ये बना था 1949 में। ओके। कौन सा एक्ट के अंदर? कोई पूछ दिया कौन सा एक्ट के अंदर, ये हो जाएगा रेगुलेशन ऑफ बैंक्स। ओके। तो अब देखो, इसके आगे जो है वो मैं बता दे रहा हूँ कि और कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन थे, इसके बारे में सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ तो आप समझ गए कौन से एक्ट के अंदर होता है। रेगुलेशन ऑफ बैंक जो होता है, जो ये हुआ था रेगुलेशन ऑफ बैंक, उसके अकॉर्डिंग हुआ था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो होता है 1949, उसी के अंडर में ये से मतलब इंडियन सेंट्रल बैंक बना था आरबीआई। ओके। तो देखो, तो इसके बाद क्या हुआ, मार्च 1949 में। ठीक है। क्या आया था आपका? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट।
बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, ओके, 1949 ये आया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था आपका? मार्च 1949 में, ओके, इतना ही पूछेगा। और फिर इसके बाद ही आपका ये हुआ था कि ये जो है इसमें एक है बैंकिंग का जो डिफिनीशन आया था। देखो बैंकिंग का जो डेफिनेशन था, बैंकिंग डेफिनेशन, DFINITION, बैंकिंग डेफिनेशन, ये जो हुआ था ये सेक्शन 35 था, उसके अंडर में है, ओके। तो बैंकिंग मतलब क्या है, रेगुलेशन ऑफ मतलब क्या है कि ये इसके अंडर में क्या मिलता था, बैंकिंग रेगुलेशन जो है एक्ट, इसके अंदर ये मिलता है लाइसेंस मिलता है कोई ऑर्गेनाइजेशन को कि वर्किंग एज ए बैंक, ओके। ये जो एक्ट है इसके अंडर में क्या होता है, इसके अंदर में क्या होता है कि लाइसेंस टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्किंग एज बैंक्स, ठीक है, ये बैंक है। तो इसके अंदर ये हमको लाइसेंस मिलता है कोई ऑर्गेनाइजेशन को कि वो बैंकिंग की तरह काम करेगा, और बैंकिंग की तरह नहीं, मतलब कि बैंकिंग का जो काम होता है उसके लिए इसको लाइसेंस मिलता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, ओके। तो इतना ही था इसमें, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है, और उसका फिर आगे उसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखो उसके बाद क्या हुआ था कि आरबीआई वाला में ही देख लो कि इसमें क्या था आगे, कि बैंकिंग रिलेशन एक्ट जो था, BR 1949, ओके, BR एक्ट जो है, BR एक्ट, ठीक है, BR एक्ट 1949 जो है उसके अकॉर्डिंग जो नेशनल बैंक थे, जो नेशनल बैंक जो है उसको जो क्या नाम रखा गया था उस टाइम, नेशनल बैंक था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग नेशनल बैंक जो थे वो थे इंपीरियल बैंक, ओके, IMPRIAL, इंपीरियल बैंक, ओके। इसको ही आगे चल के रीनेम किया गया था, नेम्ड एज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये कब हुआ था? 1955 में। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि SBI जो है आपका 1955 में ही एक्चुअली आपका ये हुआ था। ये जो इंपीरियल बैंक जो था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था, उसका नाम ही आगे चल के चेंज किया गया था SBI। कब किया गया था? 1955 में। तो इसलिए कहा जाता है कि SBI का जो एस्टेब्लिशमेंट डे है वो कब होता है? 1 जुलाई 1955, ओके। ये है इसका एस्टेब्लिशमेंट डे, किसका? SBI का, ओके। अब देखो एक चीज और बता दे रहा हूँ, इसके कुछ और भी हैं। अब देखो कुछ चीजें हैं, मैं बता दे रहा हूँ कुछ। मान लो यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इकोनॉमी को क्या करना है? डेवलप करना है। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इकोनॉमी को डेवलप करना है तो क्या उसको चाहिए? उसको ऑर्गेनाइजेशन में, उसको जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको, उसमें क्या चाहिए? कोई बैंक उसको हिस्सेदारी चाहिए, मेजर स्टॉक चाहिए, ठीक है, या मेजर शेयर चाहिए उसको, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में। इससे क्या होता है कि यदि गवर्नमेंट का शेयर रहता है तो कोई भी जो गवर्नमेंट स्कीम होते हैं वो पब्लिक तक हम पहुंचा सकते हैं, ठीक है। यदि मान लो कि आप देख रहे हो ना कि अभी जैसे मान लो कि आप प्राइवेट बैंक और एक गवर्नमेंट बैंक, ओके, या फिर RRBs वगैरह जो होते हैं सबके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन पहले हम जानते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ जो बैंक होंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं अभी आगे धीरे करके। तो देखो इसलिए कहते हैं कि इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू डेवलप द इकोनॉमी, इट नीड्स टू हैव मेजोरिटी शेयर इन ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, ओके। कहने का मतलब यही है कि यदि गवर्नमेंट को चाहिए कि भैया हमको अपना जो भी स्कीम है वो पब्लिक तक हम पहुंचाएं, पब्लिक तक फंड हम पहुंचाएं डायरेक्ट, ओके, तो हमको बैंक में हिस्सेदारी चाहिए, मेजर स्टॉक चाहिए, हम मालिकाना हक में रहे, गवर्नमेंट मालिकाना हक में रहे, ओके। तो फिर जाकर के वो इम्प्लीमेंट अच्छे से होता है। अब देखो कैसे होता है। मान लो कोई भी
मान लो प्राइवेट बैंक है, लोग कहते हैं ना कि प्राइवेट बैंक देखो, प्राइवेट बैंक की प्राइवेट बैंक है। आप देखना कभी भी कि प्राइवेट बैंक आपको रू रूरल एरिया में नहीं होते हैं। ओके, रूरल एरिया में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि प्राइवेट चीज़ों जो होती है, जो प्राइवेट संस्था होती है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम ही नहीं करते हैं। वो किसके लिए काम करते हैं? प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। बस उसको अपना बिजनेस देखना है, प्रॉफिट करना है और हो गया। क्या है उसको? बस अपना प्रॉफिट निकालना है। पब्लिक वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है उसका। ये स्पेशली जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं ना, वो बस प्रॉफिट में अर्निंग करने के लिए ही होते हैं। और वहीं गवर्नमेंट बैंक का जो प्रिंसिपल होता है, गवर्नमेंट बैंक जो होते हैं, उनके प्रिंसिपल ये होते हैं कि वो सबसे पहले पब्लिक के बारे में सोचते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है देखो मेंटलिटी में ही, कि गवर्नमेंट बैंक जो होते हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए हमेशा काम करते हैं। जो भी स्कीम आती है गवर्नमेंट को उनके तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। ओके, और प्राइवेट बैंक में ऐसा नहीं होता, वो बस अपना प्रॉफिट देखते हैं। आप देख लो ना, सिंपल सी एक चीज़ बता रहा हूँ। मान लो मंथली एवरेज बैलेंस जो होता है, मंथली एवरेज बैलेंस जो होता है प्राइवेट बैंक में 5,000 से लेकर के 10,000 होते हैं। ओके, फिर खाते पे डिपेंड करते हैं किस टाइप खाते हैं। लेकिन पब्लिक बैंक में ऐसा होता है कि 5,000 रुपये आपको मिनिमम रखना पड़ेगा। ओके, ऐसा तो नहीं है 500 रुपये बोलते रखने के लिए, 1,000 रुपये रखने के लिए बोलते बहुत हुआ, इससे ज़्यादा तो नहीं बोलते रखने के। तो सोचो, प्राइवेट बैंक को पता है भैया 5,000 कोई रखेगा, यदि 100 कस्टमर ही आ गए तो कितने अमाउंट हो गए उनके पास, और यदि डिपॉजिट भरा उनका। और गवर्नमेंट बैंक के पास क्या है? गवर्नमेंट बैंक कहती कि कोई बात नहीं, आपके यदि 500 रुपये है तो 500 रुपये में भी खाता खोलेंगे, 1,000 रुपये है तो 1,000 रुपये में खाता खोलेंगे। ओके, नहीं तो जीरो बैलेंस में खाता खोलते हैं। लेकिन आप प्राइवेट बैंक में चले जाओ, जीरो मतलब कि बैलेंस में आपके खाते वो लोग बहुत रेयरली ही खोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि प्राइवेट बैंक उतना वेलफेयर नहीं करते, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम ही नहीं करते हो। ओके, और यही है इसका डिफरेंस। इसलिए कहते हैं ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू डेवलप द इकोनॉमी, इट नीड्स टू हैव मेजॉरिटी शेयर इन ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। यही कहने का मतलब था। ओके, तो ये सब कब हुआ था? ये सब हुआ था, ये सब जो सोचा गया था, ये सब फर्स्ट जो 5 ईयर्स के प्लानिंग कमीशन हुआ था उस टाइम ये सब सोचा गया था। फिर सेकंड ईयर प्लानिंग कमीशन हुआ था, उस टाइम ये सब सोचा गया था, ये सब सारी चीज़ें भैया हमको कैसे करना है, किस तरह से करना है। फिर उसके बाद अगर के कैसे हम पब्लिक तक मतलब कि पब्लिक के पास हम स्कीम पहुंचा सके, गवर्नमेंट वाली डायरेक्ट बेनिफिट दे सके। ये सब सारी चीज़ें गवर्नमेंट सोचती है। ओके, और ऐसा करते भी वो लोग। इसके बाद ही स्टार्ट हुआ था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर। ओके, या नेशनलाइजेशन इन बैंकिंग सेक्टर में कैसे हुआ नेशनलाइजेशन, जो सारी स्टोरी या साहित्य की एक स्टोरी, क्या ये एक तरह से कंसेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको स्टोरी की तरह बताऊंगा, आपको याद रहे और आप से कोई पूछे तो आप बता सको। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि आरबीआई एक्ट 1934 के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद क्या देखा मैंने कि आरबीआई, ये जस्ट रिकैप कर दे रहा हूँ एक बार सेशन का। उसका मैंने ये देखा कि 1 अप्रैल को क्या हुआ था, आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, है ना। 1 अप्रैल 1935 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और उसका क्या था, इसका जो कि ये था, मतलब कि पहला जो इसका ये था गवर्नर था, कौन था? सर ऑसबॉर्न स्मिथ था। और फिर इसके कौन सा कमीशन के अंडर हुआ था? हिल्टन एंड यंग कमीशन के द्वारा हुआ था, इसका सेटअप हुआ था आरबीआई का। और इसका फर्स्ट हेडक्वार्टर था मुंबई में था, उसको ये कलकत्ता में था। और मुंबई का शिफ्ट हुआ था 1937 में शिफ्ट हुआ था। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछेगा यदि आरबीआई का, तो वो हो जाएगा सीडी देशमुख। यदि कोई पूछ दिया कि आरबीआई जो है कौन से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर इंडिया का सेंट्रल बैंक बना था, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बना था। ओके, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में के अकॉर्डिंग ये हुआ था। ओके, इतना दूर क्लियर है, बस इतना ही था। और जो मैंने बताया आपको कि पब्लिक और बैंक और प्राइवेट बैंक जो होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों के बीच क्या उनका मोटो ही अलग होता है बिजनेस करने का। ओके, तो आप देख लिया, इतना तक आपने पढ़ाई किया, इतना दूर तक आपने समझा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा हो। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में पढ़ेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर। ओके, या नेशनलाइजेशन बैंकिंग सेक्टर जो भी कहते हैं वो हम उसको देखेंगे अगले वीडियो में उसको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।